हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन का पार्ट 3। और इसके पहले वाली पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स है स्टार्ट हो चुका है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इसमें कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर और कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग टेक्स्ट बुक यदि प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं प्रबल संभावना है कि इसमें से आपको क्वेश्चन जो है मिलेंगे। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है धारा 80C के अंतर्गत बीमे की राशि भविष्य निधि के लिए अंशदान इत्यादि के मामले में कटौती निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। किसके लिए है? व्यक्ति, फर्म, कंपनियां या फिर इनमें से सभी। तो हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं क्या होता है सेक्शन 80C में। और यहाँ पे बता रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिंदू परिवार 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कर छूट प्राप्त कर सकता है। यानी कि 1.5 लाख रुपए तक उस पर जो है इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर जो है वो छूट प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत बता रहा है, इसके अंतर्गत 30% कर स्लैब में आने वाले लोग अधिकतम 46,800 रुपए का कर बचा सकते हैं। कितना बचा सकते हैं? 46,800 रुपए तक का जो है टैक्स वो बचा सकते हैं। ठीक है, 80C में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, व्यक्ति या फिर कोई हिंदू परिवार, जैसा कि आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देख लिया। ठीक है, फॉर्म कंपनियों का अलग कंडीशन है। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वेतन पर कर लगता है, बिल्कुल भी कर योग्य नहीं है। पहला दे रहा है, दूसरा कह रहा है देय आधार, तीसरा प्राप्ति आधार या फिर चौथा देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो। तो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वेतन पर टैक्स के लिए देखते हैं क्या बना गया है। और यहाँ बताया जा रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 में, किसमें? धारा 15 में वेतन की परिभाषा दी गई है। आपसे पूछ सकता है कि वेतन की परिभाषा जो है 1961 की धारा किसमें दी गई है? तो याद रखिएगा कि धारा 15 में वेतन की परिभाषा दी गई है। वह राशि जो मालिक द्वारा कर्मचारियों को उनके परिश्रम के बदले दिया जाता वेतन कहलाता है। वेतन शीर्षक के अंतर्गत वेतन कर योग्य होगी जब वह देय हो या प्राप्त कर दी गई हो, दोनों में जो जल्दी हो उस पर। ठीक है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? तो पहला दे रहा है बेसिक सैलरी, दूसरा एन्युटी या पेंशन, तीसरा ग्रेच्युटी, चौथा अग्रिम वेतन, पांचवा कमीशन और छठा छुट्टी नहीं लेने के बदले मिली रकम। यानी मिली रकम में राशि या फिर पैसा। ठीक है, यदि आप छुट्टी नहीं ले रहे हैं तो उसके बदले जो अमाउंट मिलेगा वो चीज़। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि अभी तक ने आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो कम से कम नहीं शेयर करेंगे तो लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर है, कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती को कौन सी धारा नियंत्रित करती है? ठीक है, तो इसमें दे रहा 80 DDB पहला, दूसरा 80 DD, तीसरा 80 E या फिर चौथा 80 D। हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं क्या दिया गया है। और यहाँ पे बता रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80D, कौन सी धारा? सेक्शन याद रख लीजिएगा, धारा 80D। धारा 15 में क्या था अभी याद कर लीजिए तुरंत ही, आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। और धारा 80D के अनुसार चिकित्सा पर खर्च पर कटौती के लिए है। इसके तहत खुद परिवार और आश्रित माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कर की कटौती वर्णित है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल में इतना ही अभी यहाँ पे समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सेक्शन बने हुए हैं तो इसकी वजह से आपको थोड़ा लर्न करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 80D। और जैसा कि 15 में वेतन के परिभाषा दी गई है, किसमें? सेक्शन 15 में।
तो ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज जब तक करेंगे नहीं, आप इसको कुछ मत करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अरूपांतरित यानी अनकम्यूटेड पेंशन पर खाली स्थान है, क्या भराएगा यहाँ पे। कह रहा जो अनकम्यूटेड पेंशन होता है ये क्या होता है, पूरी तरह से छूट प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन दे रहा है पूरी तरह से छूट प्राप्त होती है, दूसरा 25% तक छूट प्राप्त होता है, या फिर पूरी तरह से कर योग्य होता है, या फिर 20% तक की छूट प्राप्त है। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो आप 100% आंसर बता दिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बता दिए होंगे। हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे, और यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यहाँ पे कह रहा है पेंशन से प्राप्त आय को वेतन शीर्षक के अंतर्गत सेवानिवृत्त लाभ शीर्षक में दिखाया जाता है, ठीक है। और रूपांतरित पेंशन सभी प्रकार के कर्मचारियों की दशा में पूर्णतः कर योग्य आय होती है। याद रख लीजिएगा, जो अनकम्यूटेड जो पेंशन है, ठीक है, वो सभी प्रकार के कर्मचारी चाहे कोई भी हो, ठीक है, कर्मचारियों की दशा में पूर्णतः कर योग्य होगी, ठीक है। चाहे कर्मचारी सरकारी हो या निजी संस्था के, इसका प्रभाव कर योग्यता पर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन की बात रहती तो कह रहा है रूपांतरित यानी कम्यूटेड की दशा में सरकारी कर्मचारी का पेंशन कर मुक्त होता है, यानी कि टैक्स फ्री होता है। कर मुक्त यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगता है, ये याद रखेंगे। किस टाइम में, कम्यूटेड पेंशन में, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन के स्थिति में, वो भी कब, गवर्नमेंटेड जॉब के जो कर्मचारी होंगे उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो है पेंशन कर मुक्त होगा, लेकिन अरूपांतरित यानी अनकम्यूटेड में यहाँ पे देख लीजिए पूर्णतः कर योग्य आय होती है, टैक्स लगेगा उस पर। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरी तरह से कर योग्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सबको तो कभी मतलब आपको समझ लीजिए कि पता होना चाहिए इन सब के बारे में। बाकी एक्स्ट्रा आप नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हर चीज़ कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको आने ही चाहिए। जहाँ शैक्षणिक संस्थान का रख रखाव और स्वामित्व नियोक्ता द्वारा किया जाता है, उसी तरह के संस्थान में या उसके आसपास ऐसी शिक्षा की लागत को घटाकर कर्मचारी से वसूल की गई राशि को अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि प्रति बच्चे का जो मूल्य है वो किससे अधिक नहीं होगा। खाली स्थान दिया है से अधिक नहीं है, तो आंसर क्या होगा। पहला दे रहा है कि 5,000 प्रति माह, दूसरा 12,000 प्रति माह, तीसरा 1,000 प्रति माह, या फिर चौथा 3,000 प्रति माह। इसका हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन और बताते हैं आंसर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह अनुलाभ यानी परक्यूसाइट जो है प्रति बच्चे पर 1,000 प्रति माह से अधिक नहीं दिया जाएगा। प्रति बच्चे पे 1,000 प्रति माह से अधिक नहीं जाएगा। उसके बाद कह रहा एक कंडीशन और है, यदि यह लाभ 1,000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक होता है तो उस दशा में अधिक के राशि को वेतन शीर्षक आय में शामिल कर लिया जाएगा, अर्थात वह अधिक आय कर योग्य होगी। और जैसा कि वर्ष का कैलकुलेशन करेंगे तो 1,000 गुणे 12 इंटू 12,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मूल्य 1,000 से अधिक नहीं है, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और जैसा कि हम इनकम टैक्स का भी, टैक्सेशन का जो भी पार्ट चल रहा है, इसको पूरा कवर करवाएंगे। और अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टैक्सेशन के जो भी पार्ट हैं उन सभी को आप लोग रिवाइज करते रहिए। इसके पहले ऑडिटिंग जैसा कि करवा दिया गया है, ऑडिटिंग से जो भी सिलेबस में है उसको करवा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट हर एक वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका जो है कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।